Hello students, in this video we will cover chapter 11 of Mutual Fund Distributors program. So the name of the chapter is Mutual Fund Scheme Performance और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यू कैन हैव द आइडिया ऑफ विच म्यूचुअल फंड इज डूइंग बेटर और किस तरीके से आपको ये पूरा एनालिसिस करना है डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का या डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस का और क्या क्या बेंचमार्क्स रहते हैं और क्या एक पूरा आपका स्कोप है इस पूरे एनालिसिस का, तो वो कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेंचमार्क्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे कि किसके अगेंस्ट में हम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जो है पूरा कंपैरिजन रखेंगे, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम है या कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से या दूसरे किसी एसेट क्लास से वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो बेंचमार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंचमार्किंग मतलब क्या एक पैमाना है, नापने का क्या पैमाना है या फिर कंपैरिजन करने का क्या पैमाना है। सो वही अगेन, हाउ टू असरटेन दैट हाउ वेल डिड अ स्कीम परफॉर्म, कैसे पता चलेगा कि किस स्कीम ने अच्छा किया है नहीं किया। सो एन अप्रोच टू एसेस द परफॉर्मेंस इज टू प्री डिफाइन अ कंपेरेबल या फिर एक बेंचमार्क जिसे आप बोलते हो, एक पैमाना आपको तय करना पड़ेगा अगेंस्ट विच द स्कीम कैन बी कंपेयर्ड। कैसे क्या क्या वो हो सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको दिमाग में रखना है वो एक कंपैरेबल फिगर बनाने के लिए या फिर वो बेंचमार्क बनाने के लिए क्या क्या दिमाग में रखना है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे, एसेट एलोकेशन पैटर्न। ये नहीं है कि आप डेट स्कीम को किसी और फंड हाउस की इक्विटी स्कीम से कंपेयर कर रहे हो तो वो जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है वही मैच नहीं कर रहे, तो वहाँ पर रिटर्न्स भी आपके कभी मैच नहीं करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, और द बेंचमार्क शुड बी कैलकुलेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो हो सकता है जो वो बेंचमार्क हो वो भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा स्थापित होना चाहिए, या फिर आई वुड से कि कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है और वो काफ़ी एक्नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री के अंदर वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो बेंचमार्क। तो कहने का मतलब ये है। सो प्राइस रिटर्न इंडेक्स एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स कुछ इस तरीके से बेंचमार्किंग भी है। सो द प्राइस रिटर्न वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स ओनली कैप्चर्स कैपिटल गेन ऑफ द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट। कैपिटल गेन यानी जो भी प्राइसेस में डिफरेंस आया, मान के चलिए ड्यूरिंग द पीरियड, मान के चलिए आप 2000 के अंदर ईयर 2000 में रिलायंस का शेयर लेट्स से 300 का हुआ करता था, अब 2023 के अंदर ये 2300 का हो गया, तो कैपिटल गेन कितना हो गया, 2000 का हो गया। तो या तो आपके पास प्राइस रिटर्न वेरिएंट है कि एब्सोल्यूट प्राइस चेंज कितना है उसके हिसाब से आप लगा लो, या फिर टोटल रिटर्न आया। अब टोटल रिटर्न के अंदर आप डिविडेंड भी इंक्लूड करो, बोनस शेयर्स भी इंक्लूड करो, राइट इशू भी करो, कोई इंटरेस्ट इनकम है तो वो भी आप इंक्लूड करो। तो इसके अंदर अब ऐसा तो है नहीं, रिलायंस है तो एवरी ईयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ना, एवरी ईयर डिविडेंड भी डिक्लेयर, तो वो भी तो इंक्लूड करना चाहिए। क्यों, डिविडेंड भी तो पार्ट है, डिविडेंड भी पार्ट एंड पार्सल है और वो कैपिटल का पार्ट है। तो डिविडेंड जो प्रॉफिट्स कंपनी ने अर्न करे हैं उसी से ही तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैश इनकम से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिविडेंड इनकम को भी आप इसमें इंक्लूड करो। तो दो अप्रोचेज हैं, प्राइस रिटर्न इंडेक्स एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो बेंचमार्किंग में दो तरीके हैं आपको बेंचमार्किंग स्टैब्लिश करने के लिए। सो क्या क्या बेंचमार्क्स हैं डिफरेंट स्कीम्स के। तो बेंचमार्क फॉर इक्विटी स्कीम्स क्या है, या तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए। जनरली क्या होता है, जो मार्केट प्रैक्टिस है और जो प्रैक्टिकली फॉलो होता है कि कोई भी जो, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करते हो तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए जो बेंचमार्किंग रहता है वो इंडेक्स ही रहता है, मार्केट इंडेक्स। जैसे अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो उस एक्सचेंज के जो सबसे फेवरेट या सबसे ट्रेडेड या सबसे एक्सेप्टेबल या वाइडली एक्नॉलेज इंडेक्सेस जो हैं वो ही हमेशा एज अ बेंचमार्क काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे ज़्यादा ट्रैक किए जाने वाला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, सबको पता है। तो इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया लेवल पे ही बात करोगे तो निफ्टी 50 एक्सेप्टेबल है। सब लोग निफ्टी 50 को ही तो एक कंपैरेबल मार्क मानते हैं, सब लोग निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे वाइडली एक्नॉलेज बेंचमार्क कौन सा हो गया, निफ्टी 50 हो गया, या फिर सेंसेक्स हो गया जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, या फिर S&P BSE 200 हो गया जिसमें इंडिया की 200 सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट है या फिर 200 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, या फिर किसी सेक्टर का अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है, सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, तो उस सेक्टर की कंपनीज ने कैसा परफॉर्म करा तो वो आप बेंचमार्क कर सकते हो। अगर आपने बैंकिंग इंडेक्स बैंकिंग म्यूचुअल फंड में लगाया है, बैंकिंग थीम पे लगाया, तो
बैंक निफ्टी या फिर बैंक एक्स ने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, ये भी अगेन एक इंडेक्स है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो. दिस विल वर्क एज अ बेंचमार्क. अगर ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, तो सम इक्विटी फंड्स इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनीज, मे बी लार्ज कंपनीज, और मिड कैप स्टॉक्स में भी लगाते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लगाते हैं. तो हर के हिसाब से ही एक बेंचमार्क है, हर के हिसाब से ही इंडेक्स बना हुआ है. तो अभी आप जाएंगे तो आपको निफ्टी 50 स्टैंड फॉर लार्ज कंपनीज, और जिसको आप ब्लू चिप इंडेक्स भी बोलते हो, यहाँ पे आपको ब्लू चिप इंडेक्स मिलेगा. स्मॉल के लिए वी हैव निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और मिड कैप के लिए वी हैव निफ्टी मिड कैप इंडेक्स. तो हर तरीके के इंडेक्स हमने बनाए हुए हैं. और ये जो इंडेक्स वाइज कैटेगराइजेशन किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस ने, वो इसलिए किया हुआ है कि ये बेंचमार्क एज अ बेंचमार्किंग काम कर सके, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स हैं वो इन्हीं इंडेक्स पे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ एडवाइजरी फ्रॉम द एक्सचेंज, या फिर इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओपिनियन फ्रॉम द एक्सचेंज कि ये फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज बिलोंग टू दिस सेक्टर, और म्यूचुअल फंड इनको कंसिडर कर सकते हैं. तो इसलिए क्या है कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि निफ्टी लार्ज कैप हो गया तो निफ्टी 50, फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स. और म्यूचुअल फंड वाले भी, एएमसीज भी हैं, इनको बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये, इसलिए ये बेंचमार्किंग के लिए बहुत वाइडली एक्नॉलेज है, वाइडली एक्सेप्टेबल. थर्ड इज चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन. तो सम इक्विटी फंड्स इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स प्रेफर टू हैव फ्यूअर स्टॉक्स. किसी का होता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है. ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है, कभी कभी रिटर्न्स भी कम होता है, रिस्क भी कम होते हैं, लेकिन रिस्क भी कम होते हैं, रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं. तो जिसको हम बोलते हैं फोकस फंड्स. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, फोकस फंड जहाँ पे फ्यूअर स्टॉक्स होंगे. और वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो जो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे होती हैं जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होती हैं. लेट्स से उनका पोर्टफोलियो साइज बहुत सारे शेयर्स का होगा, 500-600 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है. तो उसी हिसाब से वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी बेंचमार्किंग करनी है. अगर आप बेंचमार्क्स फॉर डेट स्कीम्स बोलेंगे तो सबसे आसान है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक इंडेक्स. तो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट की जो लैंडिंग है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट जीओआई बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोरो करती है, उसका क्या रेट चल रहा है. तो 10 ईयर बेंचमार्क का मतलब है कि 10 ईयर का जो गवर्नमेंट का 10 ईयर का बॉन्ड है, उसके अंदर क्या रेट चल रहा है, या उसका इतना इंटरेस्ट रेट या यील्ड जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं, बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि फंड ने कैसे परफॉर्म किया है या नहीं किया है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस आर देयर. सो निफ्टी कंपोजिट जीसेक इंडेक्स, निफ्टी 4 से 8 मतलब 4 to 8 ईयर वाला जीसेक इंडेक्स, देन निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक इंडेक्स. तो बेंचमार्क यहाँ पे तो ऑलरेडी नेम में इंक्लूड है. और वेयर इज टॉकिंग अबाउट बीएससी, तो बीएससी में भी है बीएससी इंडिया सॉवरिन बॉन्ड इंडेक्स, एंड एसएनपी बीएससी इंडिया गवर्नमेंट बिल इंडेक्स. तो डिफरेंट बेंचमार्क्स आर आल्सो देयर. तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, समझने वाला पार्ट कुछ नहीं है. बस आपको ये देखना है कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए जो वाइडली एक्नॉलेज बेंचमार्क्स हैं, बेंचमार्क इंडेक्स हैं जो एक्सचेंजेस के, वो कौन कौन से, बस आपको ये पता होना चाहिए. देन बेस्ड ऑन द स्कीम टाइप, तो लिक्विड स्कीम्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ टू 91 days मैच्योरिटी. तो ये तो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो गया. तो शॉर्ट टर्म पीरियड वाली मनी मार्केट है. देयरफॉर अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट बेंचमार्क सच एज एनएससी माइबर. या माइबर का क्या होता है, माइबर की फुल फॉर्म क्या है, मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट. ये माइबर की फुल फॉर्म होगा. इसका मतलब क्या है कि जो मुंबई में बैंक्स आपस में डील करते हैं, जिस रेट पे वो डील करते हैं, जिस रेट में बैंक्स आपस में लैंडिंग एंड बोरिंग करते हैं, उसको हम माइबर बोलते हैं. तो मुंबई के बैंक्स जो आपस में लैंडिंग एंड बोरिंग करते हैं, जिस रेट पे करते हैं, उसको उस रेट को हम बोलते हैं एनएससी माइबर रेट, या फिर मुंबई इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट. और क्राइसिल लिक्विड फंड इंडेक्स इज सुटेबल. ठीक है, तो क्राइसिल का अपना लिक्विड फंड भी है, तो उससे भी आप बेंचमार्किंग कर सकते हो. On the basis of choice of investment universe, gilt funds invest only in government securities. Therefore, indices based on government securities are appropriate. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो कोई भी गिल्ड फंड है, या फिर बॉन्ड वाला फंड है, या फिर गवर्नमेंट जीसेक फंड है, तो उनके लिए कौन सा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जितने भी बेंचमार्क्स हैं जो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर डिस्कस करे, वो ही सुटेबल रहेंगे. तो बेंचमार्किंग फॉर अदर स्कीम, तो हाइब्रिड में इक्विटी और डेट दोनों होगा. तो वहाँ पे देयरफॉर द बेंचमार्क फॉर हाइब्रिड स्कीम इज अ ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेट. जिसमें दोनों होगा तो वहाँ पे आपको बेंचमार्किंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी. गोल्ड बेस होगा तो सिंपल है, गोल्ड के प्राइसेस से आप कर लोगे,
ये तो सबसे सिंपल है कि गोल्ड के प्राइसेस ने कितना रिटर्न दिया और प्लस आपके फंड ने कितना रिटर्न दिया या आपके ETF ने कितना रिटर्न दिया, वो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। Talking about real estate fund, a few real estate services companies have developed real estate indices. These have shorter histories and are yet to earn the wider acceptance that the equity indices enjoy. तो रियल एस्टेट फंड की कुछ रियल एस्टेट कंपनीज हैं, सर्टेन रियल एस्टेट कंपनीज आर देयर एंड दे हैव डेवलप्ड रियल एस्टेट इंडाइसिस। अब रियल एस्टेट इंडाइसिस क्या करेगा, वो ये करेगा कि हाउ फार या फिर हाउ द रियल एस्टेट प्राइसेस इन अ कंट्री आर चेंजिंग, हाउ द रियल एस्टेट प्राइसेस आर डूइंग इन अ कंट्री। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से इसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं कि मान के चलिए जनवरी के अंदर या फिर एक साल पहले इंडिया के रियल एस्टेट प्राइसेस लेट्स से कि हमने बेस मार्क ले लिया 1000 और अब ऑन द बेस मार्क एक साल बाद वो 1200 हो गया, तो द रियल एस्टेट प्राइसेस इन द कंट्री हैव रिजन बाय मोर देन 20% या समवेयर अराउंड 20%। ये इस तरीके से इंडाइसेस आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप बेंचमार्किंग कर सकते हो रियल एस्टेट फंड की भी। और सेम गोज ऑन विद द इंटरनेशनल फंड। तो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के भी कुछ बहुत फेमस इंडेक्सेस हैं, जैसे S&P 500 लिस्टेड इन USA। तो ये USA की टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो इंटरनेशनल फंड को जब आपको कंपेयर करना है तो S&P 500 इज द वाइडली एक्सेप्टेबल इंडेक्स ऑफ USA। ऐसी अगर चाइना की बात करोगे तो हैंग सेंग इंडेक्स है, यानी चाइनीज इंडेक्स की वो बात कर रहे हैं। फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। अब आपको फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पे एक स्कीम का एनालिसिस करना है, तो वो कैसे करेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर फंड मैनेजर इज एक्चुअली गिविंग द हैंडसम रिटर्न या फिर इसने एक बेंचमार्क से ओवर एंड अबव ज़्यादा रिटर्न दिया है या फिर वहाँ पे कितना टैलेंट है और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स फंड मैनेजर परफॉर्मेंस के क्या क्या होने वाले हैं, हाउ टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर क्वांटिटेटिवली। तो एब्सोल्यूट रिटर्न एक तरीका है। तो मान के चलिए कि अगर 10 से 15% से ऊपर अगर कोई भी फंड स्कीम 15% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करती है तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में फंड मैनेजर बहुत बढ़िया है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इक्विटीज़ जो हैं दे हैव डिलीवर्ड कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ 15% पर एनम। तो हर साल 15% की रफ्तार से वो बढ़ते हैं। तो अगर मोर देन 15% इफ सम एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज डिलीवरिंग मोर देन 15%, तो आई वुड से इट्स परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, इट्स परफॉर्मेंस इज अबव पार। तो एक एवरेज कैटेगरी से वो बहुत ऊपर है। देन रिलेटिव रिटर्न के अंदर आप बेंचमार्किंग करोगे। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू। तो इन रिलेशन टू यानी जब इन रिलेशन टू आएगा तो बेंचमार्क या पीर ग्रुप। तो मान के चलिए अमंग द 5 म्यूचुअल फंड हाउसेज, आपने कोई भी 5 म्यूचुअल फंड हाउसेज ले लिए, उसमें से जिसके सबसे अच्छे रिटर्न है वो उसके साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया। या फिर एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितने हैं, तो ये हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा हो, कोई AMC ऐसी हो जो रिस्क लेती ही ना हो, और कुछ ऐसे फंड हाउसेज भी हो सकते हैं जो केवल रिस्की एसेट्स में पैसे लगाते हैं। तो रिस्क एडजस्टेड भी तो होना चाहिए ना। तो जिसने जितना रिस्क लिया उस हिसाब से उसका प्रॉफिट भी रहता है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज तो आपको रिटर्न कम मिलता है, FD RD में रिटर्न कम होता है। इक्विटीज़ आर बाय नेचर वेरी रिस्की, तो वहाँ पे रिटर्न्स भी फिर उस हिसाब से मिलते हैं। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ वाइडली एक्नॉलेज प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रेशोज़ हैं, और उन रेशोज़ से आपको ये पता चल जाता है कि समहाउ आइडिया लग जाता है कि एक फंड हाउस की या फिर एक फंड मैनेजर की कितनी कैसी परफॉर्मेंस है और वो किस हिसाब से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं पूरे एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर आउट करने के लिए देयर आर 3 रेशोज़। तो वो रेशोज़ को भी एक बार कवर कर लेते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दीज रेशोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप खुद भी जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो ये रेशोज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगी। इवन उनकी जो फंड की फैक्ट शीट्स होती हैं उनके अंदर भी ये रेशोज़ आर वाइडली विजिबल। बात करते हैं शार्पेज रेशो की। तो शार्पेज रेशो ये कहता है कि एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब जो आपको बिना किसी रिस्क के, बिना कुछ करे आपको मिल जाता है। जैसे कि FD और RD की बात कर लेते हैं, बैंक की FD RD या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तो रिस्क है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो और दूसरा होता है रिस्क वाले रिटर्न्स। रिस्क वाले रिटर्न्स का मतलब क्या है कि भैया ये तो है कि हम मेहनत करके पैसा कमा लेंगे, लेकिन चांसेस ये भी है कि आपका पैसा डूब जाए। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट अगर गिर गई,
कल को कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है। अब स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो शेयर्स भी तो गिरेंगे, शेयर के प्राइसेस जो है उनके अंदर भी डाउनफॉल आता है। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो शार्पे रेशो क्या कहता है कि ये जो एक्सेस रिटर्न ये दिखा रहा है, एक्सेस रिटर्न जो इसने जनरेट करा है, वो एक्सेस रिटर्न इसने कितना रिस्क लेने पे जनरेट करा है। तो शार्पेस्ट रेशो से आपको ये पता चलता है, यानी अभी हमने ऊपर बात करी थी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की, तो उसी का ही ये सब पार्ट है शार्पेस्ट रेशो। और शार्पेस्ट रेशो ये कहता है कि रिस्क फ्री रिटर्न अगर आप एफडी की बात करते हो तो 8% चल रहा है अभी, 8% पर एनम एफडीज आर ऑफरिंग। तो मान के चलिए कोई फंड हाउस अगर आपको 12% का रिटर्न जनरेट करके देता है, तो ये जो एक्सेस 4% का रिटर्न है वो इसने कितने रिस्क पे जनरेट करके दिया है। तो इसका मतलब ये है, अगर मान के चलिए कि इसने कोई एक टेक्निक ले रखी है जिसमें 16% का रिस्क है, तो 16% के डाउनफॉल का ये चांस ले रहा है, और उस 16% के रिस्क पे ही इज ट्राइंग टू अर्न ओनली 4%, तो वो बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ है ना। तो हाउ विल यू मेजर दैट? तो शार्पे रेशो उसी के लिए ही बना हुआ है। और ये जो रिस्क है ये कैसे आप एक्नॉलेज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका जो मॉडल है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड मॉडल है। शार्पेज रेशो देन यूजेस स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क टेकन इन ऑर्डर टू जनरेट अ प्रीमियम। तो रिस्क फ्री रिटर्न से ऊपर कुछ भी रिटर्न आता है, रिस्क फ्री रिटर्न से कुछ भी ऊपर एक्सेस रिटर्न जो आता है, उस रिटर्न को अर्न करने के लिए इसने कितना रिस्क उठाया वो किससे पता चलेगा? शार्पेज रेशो से। और तो फिर ये शार्पेज रेशो क्या हमेशा कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? तो शार्पेज रेशो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रिटर्न पर रिस्क टेकन शुड बी हायर। तो द हायर द शार्पेज रेशो द बेटर द स्कीम इज कंसिडर्ड टू बी। तो जितना रिटर्न पर रिस्क टेकन पे ज़्यादा होगा उतना ही शार्पेज रेशो ज़्यादा होनी है, और जितना शार्पेज रेशो ज़्यादा होगा उतना ही आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा, और म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए द डिफरेंस बिटवीन द टू रिटर्न्स, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम यानी आरएस एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज अ रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी एफडी के रिटर्न से जितना भी रिटर्न ऊपर आ रहा है और उस रिटर्न को कमाने के लिए कितना इन्होंने रिस्क लिया है वो शार्पेज रेशो से पता चलता है, और शार्पेज रेशो हायर साइड पे होनी चाहिए ना कि लोअर साइड पे। देन कम्स द सेकंड रेशो, ट्रेनॉस रेशो। तो ट्रेनॉस रेशो भी सेम ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड नहीं है, ये है बीटा पे, ये बीटा मॉडल पे बेस्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन शार्पेज रेशो में है, बीटा ट्रेनर्स में है। तो बीटा क्या होता है? बीटा होता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो ये कहते हैं कि देखिए रिस्क तो कई सारे होते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक जनरल रिस्क किया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बाय नेचर स्टॉक मार्केट रिस्की है। इन्होंने रिस्क को डिफाइन नहीं करा शार्पेज रेशो में, रिस्क इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, इज जस्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशन मॉडल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वोलेटिलिटी फ्रॉम द मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन ट्रेनर्स रेशो के अंदर यहाँ पे इन्होंने रिस्क को भी डिफाइन किया है, और उन्होंने बोला सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर जो उसने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है वो ज़्यादा बेटर है। यानी सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? जो मार्केट को एक साथ हिट करता है। सिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क which cannot be avoided at all, जैसे कि कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे ऑल ऑफ द मार्केट वाज फॉलिंग, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जिसमें गिरावट नहीं आ रही थी। तो वहां पे क्या था? एक सिस्टमैटिक रिस्क आ गया था। मतलब आप कितना मर्जी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लो, कोई भी कंपनी ले लो, एवरी कंपनी वाज फॉलोइंग। तो सिस्टमैटिक रिस्क है। या फिर मान के चलिए सिस्टम ऑब्सिलेंस हो जाना, मतलब मान के चलिए एनएससी के अंदर ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, क्योंकि एनएससी के अंदर भी सिस्टम ग्लिच होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी सिस्टम ग्लिच होते हैं। तो वो सिस्टम ग्लिच की वजह से जो प्राइस में डिफरेंसेस आते हैं या फिर किसी को लॉस हो जाता है, तो वो भी एक सिस्टमैटिक रिस्क है। तो ट्रेनॉस रेशो ये कहता है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क पे उन्होंने जो प्रीमियम कमाया है वो ज़्यादा बेटर है, और जितना हायर ट्रेनॉस रेशो होगी स्कीम उतनी ही बढ़िया मानी जाएगी। समझ आ गया? जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक नॉर्मल रिस्क पे बेस्ड है, और जो शार्पेज रेशो है वो नॉर्मल रिस्क पे बेस्ड है। और नॉर्मल रिस्क जो है
थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से आप उसको अवॉइड कर सकते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से उसको अवॉइड कर सकते हो। तो आई वुड से ट्रेनॉज रेशो इज बेटर देन शार्पेज रेशियो, क्योंकि शार्पेज ट्रेनॉज रेशियो में बीटा रिस्क को कंसिडर किया है, और बीटा रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क होता है, और सिस्टमैटिक रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने सिस्टमैटिक रिस्क लेते हुए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे, तो वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू शार्पेज रेशियो। देन अल्फा, तो अल्फा भी बहुत सिंपल होता है। अल्फा मीन्स जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स को आपने कितने परसेंट से आउट परफॉर्म किया है, वो अल्फा है। व्हेन यू आर बीटिंग बेंचमार्क इंडेक्स, बीटिंग द रिटर्न्स ऑफ बीटिंग बेंचमार्क इंडेक्स इज अल्फा। तो मान के चलिए कि निफ्टी 50 ने लास्ट ईयर 15% का रिटर्न जनरेट करा, और आपके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने 18% का फंड पे रिटर्न जनरेट करा, तो यानी इसका मतलब 3% का अल्फा रिटर्न उन्होंने जनरेट कर दिया। तो जिस फंड मैनेजर का अल्फा सबसे ज़्यादा होगा वो बेटर होगा, एज सिंपल एज दैट। So the difference between a scheme, the actual return, and its optimum return, it's known as alpha return, a measure of the fund manager's performance. Alpha therefore measures the performance of the investment in comparison to a suitable market index. यानी निफ्टी 50 की ही बात कर लीजिए या फिर आप BSE सेंसेक्स की बात कर लीजिए, तो उसके ओवर एंड अबव जितना भी रिटर्न वो जनरेट करेगा वो उसका अल्फा माना जाएगा। इजी। देन द लास्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर भी कुछ नहीं है, कभी कभी क्या होता है जो रेप्लिकेट फंड्स होते हैं या फिर इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड मिरर्स द इंडेक्स। यानी मान के चलिए कहना क्या चाह रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स है एक, तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 50 कंपनीज हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो ये है कि वो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है, तो वो भी 50 कंपनीज में पैसा लगाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर दे, वहां पे अल्फा आ ही नहीं सकता। अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हो, उसकी रेशो के अंदर ही कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस रेशोज के अंदर वहां पे कंपनी एग्जिस्ट करती है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है और उन 50 कंपनीज का अपना एक वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स पे, और उसी सेम वेटेज में अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के रिटर्न में डिफरेंस आया है? उसी को हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो द बीटा ऑफ द मार्केट यानी सिस्टमैटिक रिस्क बाय डेफिनेशन इज 1। तो डेफिनेशन 1 क्यों है? क्योंकि जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो पूरी एंटायर मार्केट को हिट करता है एक ही तरीके से। तो बीटा ऑफ द मार्केट यानी रिस्क जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वहां पे हमेशा 1 रहेगा। एंड इंडेक्स फंड मिरर्स द इंडेक्स, तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स के स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और इंडेक्स के वेटिंग में ही पैसा लगा रहा है। देयरफॉर द इंडेक्स फंड टू वुड हैव बीटा 1, तो यानी दोनों का रिटर्न भी सेम होना चाहिए। एंड इट ऑट टू अर्न द सेम रिटर्न एज द मार्केट, दोनों का रिटर्न सेम होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड रिटर्न एंड द मार्केट रिटर्न इज अ ट्रैकिंग एरर। तो मान के चलिए कि अगर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 11% का रिटर्न दिखा रहा है, जबकि निफ्टी 50 ने सेम टाइम में 10% का रिटर्न दिखाया, तो वो 1% का ट्रैकिंग एरर है। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलेंगे। एंड ट्रैकिंग एरर इज अ मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द आउट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर रिलेटेड टू द बेंचमार्क। तो अगर वो 1% का आउट परफॉर्मेंस दिखाता है आपका फंड मैनेजर, तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रैकिंग एरर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ट्रैकिंग एरर की वजह से वो आ जाता है, और ये किसी भी वजह से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। नोटिंग गलत हो जाती है कभी कभी, और अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि एक्सेस रिटर्न जनरेट हो जाता है, तो इस वजह से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई भी इंडेक्स फंड है उसमें हमेशा जो परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आ सकता। इवन वहाँ पे लॉस भी नहीं होगा ज़्यादा और वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं आ सकता, सेम आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड विल कवर द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.